क्या करना, शुद्ध शून्य कार्बन को प्राप्त करना, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है ना, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। आप कहोगे हाँ सर ये तो नई बात नहीं है, ये हम लोग को पता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने अपना जो ये होता है क्या कहा जाता है, हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? हरित हाइड्रोजन, क्योंकि ये ईंधन का एक आसान प्रकार है बिना प्रदूषण का। हरित हाइड्रोजन मिशन, ये भारत सरकार ने, राष्ट्रीय भी लिख दो, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। अब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक लक्ष्य है कि हम 2030 तक कुछ चीजें प्राप्त कर लें। तो क्या चीजें भारत सरकार प्राप्त करना चाह रही है? कि कार्बन इमिशन कम हो जाए, हाइड्रोजन मिशन उसके लिए चलाए, और 2030 तक कहा कि हम कम से कम 5 मिलियन, ठीक है ना, हमें कम से कम क्या प्राप्त करना है? 5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है ना, 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है, ताकि हम हाइड्रोजन उत्पादन 2030 तक। यही नहीं, हमें 125 गीगावाट, ठीक है ना, हमें 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है 2030 तक, नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है। और इसी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उससे हम लोग को और क्या प्राप्त करना है? 2030 तक 6 लाख नौकरी का सृजन करना है कि इस फील्ड में भी लोग नौकरी कर सकें। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय जो नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, यही है नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री, इन्होंने नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव किया, एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में उसका प्रमाणन लाने के लिए, उसकी पारदर्शिता लाने के लिए इन्होंने क्या किया? इस तरीके का एक दिन का नई दिल्ली में आयोजन किया। अब यह बहुत चर्चा में है, खास करके आपके पेपर में नेशनल ग्रीन मिशन का जो है हाइड्रोजन का, कि क्या क्या हम लोग के आगामी लक्ष्य हैं, ये ज्यादा पूछेगा, ठीक है ना, ये ज्यादा आपसे पूछेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। तो इसी ग्रीन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है ना, कि हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नई दिल्ली में प्रहलाद जोशी ने किया है। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि भैया प्रहलाद जोशी साहब ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है प्रहलाद जोशी जी, नई दिल्ली में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये चीज किया है। अच्छा, अब कुछ नई नई योजनाएं देख लें। सर, कैशलेस उपचार योजना, ये किसने शुरू किया है? परिवहन मंत्रालय ने, नितिन गडकरी जी ने। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना को अभी पौंडीचेरी में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? एक्चुअली आजकल भारत पाकिस्तान का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। इस दौरान भारत की कोर कैबिनेट कमेटी की बैठकें भी चल रही हैं, और यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, अभी ये एनएसए कौन है? अजीत डोभाल जी, ठीक है ना। उप एनएसए कौन है जरा ये भी बताइएगा। तो अजीत डोभाल जी की मदद हो जाए, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बोर्ड का गठन किया, एनएसएबी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ये एनएसएबी का गठन किया। एनएसएबी का लला ये पुनर्गठन है, समय समय पे ये होता रहता है, ठीक है ना। देखो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। देश इस समय कुछ बातों में संघर्ष कर रहा है, तो जो उनकी पूरी टीम है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से है, उसकी मदद के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की ये सलाह देगा। इस बोर्ड में कौन कौन हो सकता है सर? सैन्य कर्मी हो सकते हैं, सैन्य कर्मी। इस बोर्ड में आम नागरिक भी हो सकते हैं जिन्हें सैन्य मामलों की बृहद और डेप्थ की जानकारी हो। तो इसकी गठन की, पुनर्गठन की बात की गई। और आपको बता दें, रॉ के पूर्व अध्यक्ष हैं आलोक जोशी जी। इनको कहा गया कि भाई आप फिलहाल ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख बन जाइए। यह कोई भारत सरकार की सरकारी पद नहीं है, लेकिन इसको सरकार ही गठित करती है। इसको सरकारी मत समझ लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। ये नहीं कि कोई एग्जाम होता है या कोई सीनियर आईएएस सचिव ये लोग जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ऐसा है कि इसमें आम नागरिक भी जा सकता है जिसको सैन्य की बहुत अच्छी जानकारी हो। तो जो आपके क्या कहा जाता है, पूर्व में बोल रहा हूं, रॉ के भूतपूर्व अध्यक्ष, हाँ ये तो बोला ही जा सकता है, रॉ के भूतपूर्व, ये भूतपूर्व अध्यक्ष, इन्होंने, या हेड कह लीजिए, इन्होंने लला इसकी क्या किया? रॉ के भूतपूर्व, इसकी अध्यक्षता की, इसके अब अध्यक्ष रहेंगे। इसमें एक चीज ये होता है कि जो पहले हम लोग के देश के एनएसए रहे वो कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इस तरीके के पदों का सृजन हुआ था, एनएसए पदों का, अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय जो देश के एनएसए बने थे वो कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा जी, ठीक है ना, ब्रिजेश मिश्रा जी। ये भारत के पहले एनएसए रहे हैं, जैसे अभी अजीत डोभाल जी रहे। याद रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात चल रही है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे। नेशनल सिक्योरिटी डे लल्ला 4 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च को। और राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर मान लो इसी डे की जगह वर्ड हो जाए सप्ताह राष्ट्रीय, वो कब से कब तक? 4 से लेके 10 मार्च तक मनाया जाता है, 4 से लेके 10 मार्च तक। याद रहेगा कि सर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। पहले एनएसए कौन थे, किस प्रधानमंत्री के समय थे, अभी के कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अक्सर समय पड़ने पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी का गठन करती है। एनएसएबी के ये सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में एनएसएबी के हेड नियुक्त किए गए आलोक जोशी, जो कि रा के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आई थिंक आप एकदम क्लियर हो गया होगा कि सर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मदद के लिए एनएसएबी का गठन किया जाता है।
था, इस बार फिर से इसका पुनर्गठन हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये है भैया आलोक जोशी जी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखेंगे, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते लला, ये सारी बातें आपको मैंने समझा दिया है, अब आगे बढ़ के देखते हैं। अगर हाल फिलहाल के एनएसएबी के सदस्यों को देखो तो ये लोग हैं, ठीक है ना, बी वेंकटेश वर्मा, मनमोहन सिंह, राजीव रंजन वर्मा, पूर्व रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, और ये आपके एयर मार्शल पीएम सिन्हा, एनएसएबी के प्रमुख आलोक जोशी। मतलब देखो देश को सुरक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस किस तरीकों की चीजों का गठन करना। हम लोग आज से पहले ये सब नाम नहीं सुने होंगे, खाली पान और चाय की दुकान पर बैठ के अब पाकिस्तान को उड़ा देंगे, ये कर देंगे। अरे उड़ा दो, वो उड़ने लायक भी है, लेकिन उसको उड़ाने के लिए पूरा प्रक्रिया होना चाहिए ना। अगर वो हमारे देश के साथ नालायकपन कर रहा है तो उसको तो भुगतना चाहिए। विनोद कुमार गुंजियाल को हाल ही में किस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में, देखो ये ना बिहार के जो स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, बात देखो साफ है। अब बिहार में चुनाव भी होने वाला है, तो अब बिहार में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। अब बिहार में चुनाव होने वाला है ना, अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात कर लें इसको, ताकि सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स को तो इसमें फायदा की ये क्वेश्चन। चुनाव आयोग की बात करें तो ये हमारे भाग 15 में आता है, कौन वोटिंग से किसी को वंचित करना और वोट देने का अधिकार, अनुच्छेद 326 में आता है, ये याद रखना। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, राजीव कुमार वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है ना, राजीव कुमार वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं। तो बिहार के विनोद कुमार गुंजियाल को क्या अभी 2 दिन से 3 दिन से बिहार बहुत चर्चा में रहा। अब जैसे एक दिन तो वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में चर्चा में रहा, 35 गेंद पे शतक, दूसरे दिन बिहार चर्चा में रहा। अगर कल का करंट अफेयर देखो तो मधुबनी पेंटिंग की वजह से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 375 बुद्धिस्ट लोगों ने मिलकर के बाउल सिंगिंग गाया और उस वजह से फिर चर्चा में रहा बिहार, और इन दोनों की वजह से उसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला नीतीश कुमार को। और अब ये विनोद कुमार गुंजियाल बिहार में चूंकि चुनाव होने वाला है तो उसके नए हेड बना दिए गए हैं, और बिहार में एक बार फिर अभी वो प्रतियोगिता भी चल रही है, तो खैर उसका तो रिजल्ट भी बताया जाएगा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए इस समय, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला है इसी तरीके की। एक्चुअली भारतीय सेना के अगर हम लोग बात करें, जब भारतीय सेना का गठन हुआ था तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, और इसमें ना एक वर्ड जोड़ दो प्रथम, जैसे नहीं होता कि प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उस तरीके का ये अगर एक क्वेश्चन आए तो याद रखना आत्मा राम नंदा जी, ये देश के पहले भारतीय वायुसेना उप प्रमुख थे। अब आ जाओ, ये तो स्टैटिक का मुद्दा हो गया सर कि अगर, क्योंकि रेलवे का क्या है ना वो स्टैटिक खूब पूछ देता है लल्ला, तो ठीक है वो हम लोग भी लेके चलेंगे। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, अगर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख की बात की जाए तो नर्मदेश्वर तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। नर्मदेश्वर तिवारी जी ये बिहार के निवासी हैं, ये कहां के हैं, बिहार के हैं, बिहार से ये बिलोंग करते हैं, बिहार निवासी हैं नर्मदेश्वर तिवारी जी। अब देखो यहां भी हेड बन गए, चलिए अच्छी चीज है। तो नर्मदेश्वर तिवारी जी ने धारकर जी का स्थान लिया है। आज 1 मई है, 1 मई को पद संभालेंगे, मतलब आज हम लोग जब करंट अफेयर पढ़ लेंगे उसके बाद ही अपने पद का शपथ ले लेंगे, पद संभालेंगे। दूसरी बात, धारकर जी का स्थान लेंगे, धारकर का स्थान लेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो धारकर जी हैं, ये साउथ वेस्ट कमांड में इससे पहले गांधीनगर में सुजीत इनका पहले लिख दूं, पूरा नाम नहीं तो कई बार गड़बड़, सुजीत एसपी धारकर या सुजीत पुष्कर धारकर का स्थान लेंगे। सर नर्मदेश्वर तिवारी जी इससे पहले क्या कर रहे थे, साउथ वेस्ट कमांड वायुसेना का जो साउथ वेस्ट कमांड है, साउथ वेस्ट कमांड संभाल रहे थे। अब ये साउथ वेस्ट कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, देखो हो सकता है ये नियुक्ति ना पूछे, घुमा करके क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण पश्चिम कमांड का हेडक्वार्टर कहां है वायुसेना का, क्योंकि अब ये चर्चा में आ गया ना सर, ये कमान है गांधीनगर गुजरात में, तो गांधीनगर गुजरात में ये कार्यभार संभाल रहे थे, और अब वहां से इनको सुजीत एसपी धारकर की जगह क्या नियुक्त कर दिया गया है, हेड नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, क्या चीज, चीफ CISC, भारत का चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए यह पद नियुक्त किया जाता है। और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी भारत के नए नियुक्त हुए हैं, कौन, आशुतोष, ठीक है ना, आशुतोष नियुक्त हुए हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आप कुछ लोग कहेंगे गुरु अपना नाम लिख रहे हो, नहीं यार हम काहे लिखें, आशुतोष दीक्षित का नाम लिख दीजिए, आशुतोष दीक्षित जी ये नए नियुक्त हुए हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो यहां पे 2 नियुक्तियां हैं, आशुतोष दीक्षित न्यू चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नियुक्त हुए हैं। ये किसका स्थान लिए हैं सर, आशुतोष किसका स्थान लिए हैं, आशुतोष स्थान लिए हैं JP मैथ्यू का, JP मैथ्यू का स्थान लिया, JP मैथ्यू का स्थान लिया। तो यहां पे हम लोगों ने बेसिकली 2 नियुक्तियां पढ़ी, एक नियुक्ति हम लोग पढ़े आशुतोष दीक्षित जी की, और एक नियुक्ति पढ़े हम लोग आपके नर्मदेश्वर तिवारी जी का, ठीक है ना, नर्मदेश्वर तिवारी जी का। और स्टैटिक वाला ये आत्माराम नंदा जी, आत्माराम नंदा जी भारतीय वायुसेना के पहले उप प्रमुख हुआ करते थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फिलहाल नर्मदेश्वर तिवारी जी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हो गए और चीफ ऑफ स्टाफ, ये है नर्मदेश्वर तिवारी जी, जिनका मूल स्थान बिहार है और भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हो गए हैं। और भारतीय सेना के नए उप प्रमुख होने के साथ साथ ही नंदा तिवारी जी को ये क्या कहा जाता है, आपके आत्माराम नंदा जी को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, कि भाई वो पहले थे। अब ये इस समझ रहा है, ये तो पढ़ना बेहद जरूरी है कि सर सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी कहां से हैं, ये मध्य प्रदेश के रीवा से बिलोंग करते हैं।
एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी पंजाब, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। आपको मैं लिख करके दे रहा हूं, इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में पद है वो यही है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, प्रमुख रक्षा सचिव भारत का इस समय कौन है? सभी लोग ये कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करिएगा, ठीक है ना? हल्के में मत लेना लल्ला, ये पूछ देगा क्वेश्चन। उस दिन तुमको लगेगा यार ससुरा सर उस दिन पूछे थे, हमने कमेंट करके आंसर नहीं किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और रक्षा सचिव को इसको मिटा दे।